जय हिंद साथियों, आज बात करेंगे कृषि चैप्टर के अंतर्गत कृषि के बारे में जानेंगे। आज किस प्रकार हम कृषि के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं और कृषि हमारी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करती है। तो देखते हैं, ये जो आपका चैप्टर है अध्याय 4, ठीक है ना। और ये आपके दे रखा है क्लास 10 का अध्याय 4। अपने 3 चैप्टर इससे पहले पढ़ चुके, तो नेक्स्ट अभी स्टार्ट किया है चौथा चैप्टर, है ना, उसको कंटिन्यू करते हैं। अब कृषि के अंतर्गत आप देखेंगे किस प्रकार किसान की भूमिका रहती है, ठीक है ना। हल लिए हुए, ये प्राचीन समय में जो कृषि की जाती थी, ठीक है, कुछ साल पहले लकड़ी के जो हल बने हुए थे उनसे की जाती थी। ये किसान जो है, इसके सुख दुख के जो साथी है वो ये बैल है, ठीक है ना। बैल जो इसके सुख दुख के साथी है। थका हारा जब किसान एक जगह पर बैठ जाता है तो अपने मन के भाव जो है इन्हीं बैलों से शेयर करता है। और इधर भी आपको नजर आ रहा है किसान किस प्रकार से बैलों की मदद से कृषि कर रहे हैं। और ये धान की रुपाई हो रही है, ठीक है ना। धान जिसको अपन क्या बोलते हैं, चावल की यहाँ पर क्या हो रही है, रुपाई हो रही है। और ये बैंगन जो है, बैंगन, तो ये फोटो दिखाने के पीछे उद्देश्य क्या है, किस प्रकार किसान जो है मेहनत करते हुए हम सब तक अपनी जो फसल है वो किस प्रकार पहुंचाता है। इस कारण मैंने आपको थोड़ा सा ये समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट बात करें, अब देखते हैं कृषि क्या है, क्या कृषि की परिभाषा है, कृषि किस प्रकार करते हैं उसको देखते हैं। तो कृषि की परिभाषा देखें अपन, ठीक है ना। अब कृषि की परिभाषा को अपन इस प्रकार देखते हैं, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। यानी कृषि एक क्या है, प्राथमिक क्रिया है, ठीक है ना। प्राथमिक क्रिया जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल पैदा करती है। क्या करती है, रॉ मटेरियल, है ना। क्या करती है, कच्चा माल, रॉ मटेरियल भी पैदा करती है। मान लो आप किसी भी प्रकार की जो उद्योग लगे हुए हैं उसके लिए रॉ मटेरियल, जैसे कि चीनी है ना, चीनी बनती है, तो इसके लिए जो कच्चा मटेरियल वो देखेंगे, ये एक उद्योग है, चीनी उद्योग हो गया, ठीक है ना। उद्योग, इसकी जो मिलें बनी रहती है, तो इसके लिए कच्चा माल जो है वो कहां से आता है, कृषि से। कहां से आता है, कृषि से आता है, कृषि से। सबसे पहले अब चीनी जो है वो किससे बनती है, एक तो बनती है गन्ना से, ठीक है, गन्ना। दूसरा क्या है, चुकंदर, ठीक है। इन दो चीजों से क्या बनती है, चीनी बनती है। तो ये जो गन्ना है और ये जो चुकंदर है, ये अपने कहां से मिला, कृषि से ही तो प्राप्त हुआ है। इसलिए प्रत्येक उद्योग के लिए जो कच्चा माल जो है वो हमें कृषि के द्वारा ही प्राप्त होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है किस प्रकार से कृषि की जा रही है, बहुत ही अच्छे प्रकार से समझाया गया है ना। ये खेतों में किस प्रकार से ट्रैक्टर के द्वारा कृषि की जा रही है। समृद्ध किसान जो है उनके यहाँ पर ये दिखाए गए हैं किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन करते हैं। वो आपको मनोरम एक दृश्य नजर आ रहा है। नेक्स्ट बात करें, अब कृषि की जो प्रक्रिया है, कृषि किस प्रकार से, किस प्रक्रिया प्रोसेस से गुजरती है उसके बारे में देखते हैं। तो कृषि करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले करनी पड़ती है जुताई, ठीक है। अब जुताई के अंदर क्या देखते हैं, खेत को जोतना, मिट्टी को भुरभुरा करना। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, खेत को जोतते हैं और मिट्टी को भुरभुरा करते हैं। उसके बाद दूसरा जो काम रहता है, ये हो गया 1 नंबर। 2 नंबर पे जो आपका काम रहेगा वो क्या रहेगा, बुआई, यानी बीज को बोना। पहले मिट्टी को मैंने क्या किया, खेत को जोता, उसके बाद बुआई कर दी। और तीसरा जो काम है वो क्या है, निराई, यानी जो कृषि करने के बाद आपने जैसे जो फसल बोई है उसके अतिरिक्त जो भी वहां खरपतवार है उनको क्या करना पड़ेगा, निकालना। यानी खरपतवार को निकालना क्या कहलाता है, निराई। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, निराई किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, खरपतवार को निकालना क्या कहलाएगा, निराई कहलाएगा। यानी फसल के साथ अतिरिक्त रूप से लगे हुए पौधे जो फसल को क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। क्योंकि जो फसल को जो भी प्रकार का विटामिन चाहिए, जो मिनरल्स चाहिए, वो अपन खाद के माध्यम से या मिट्टी के माध्यम से देंगे, उसको क्या करेंगे, वो अन्य जो अतिरिक्त पौधे होंगे वो उनको ले लेंगे। इसलिए उनको क्या करनी पड़ेगी, निराई करनी पड़ेगी, ताकि फसल जो है वो अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट है सिंचाई, ठीक है ना। अब क्या करना पड़ेगा, सिंचाई के द्वारा ही कृषि जो है फलती फूलती है। तो सिंचाई के द्वारा अपन क्या करेंगे, पानी डालने के द्वारा अपनी जो कृषि है वो क्या करेगी, फलेगी फूलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है खाद डालना या उर्वरक डालना। उसके बाद क्या करते हैं अपन,
पौधे को आवश्यकता के अनुसार पर क्या करेंगे, उसको खाद देते हैं जिसके द्वारा पौधा अपनी वृद्धि करता है। उसके बाद आता है कीटनाशक। अब क्या होगा, खाद दे दी आपने, सिंचाई कर दी, निराई गुड़ाई कर दी, अब कुछ कीटनाशक जो होते हैं वो क्या करते हैं, कीड़े मारने वाली दवाइयां छिड़कना। जैसे कुछ फसल के अंदर विभिन्न प्रकार के कीड़े लग जाते हैं, उन कीड़ों को किस प्रकार से हम फसल से नुकसान बचाने के लिए क्या करते, तो इसके लिए कीटनाशक बने, उनको डाल करके अपन क्या करते हैं, उन कीड़ों को मारने के लिए भी काम लेते हैं इनका। फिर करते हैं इसकी कटाई। अब जो फसल है पक गई, तैयार हो गई, उसके बाद कटना। जैसे फसल पकने पर उसको काट देना, उसको बोलते हैं अपन कटाई। अब जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने कभी कृषि का काम नहीं किया है, ठीक है ना। जितने भी बच्चे स्टूडेंट हैं, विशेष करके जो ग्रामीण परिवेश में है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है या कोई बच्चा नहीं है जिसने कभी ये सारा काम नहीं किया है। हमने तो खूब सारा ऐसा काम किया है, तो आपने भी किया होगा। और जिन बच्चों ने कभी कृषि के बारे में ये काम नहीं किया है, तो आपको जब भी जीवन में मौका मिले जरूर एक बार खेतों की तरफ आप जाए, घर वालों का सहयोग करें। इस काम को बोझ ना समझ करके आपको एक बार करना है, देखना है कि किस प्रकार किसान जो है वो अपनी मेहनत के द्वारा आपको फसल किस प्रकार देता है। जब तक ये आपको अनुभव नहीं होगा, तब तक आप किसान की सच्चे दिल से इज्जत नहीं कर पाओगे आप। तो एक बार आप भी किसान बन के देखना, ठीक है। नेक्स्ट है, ठीक है ना, ये 8 नंबर, ये क्या है, ढलाई या गहराई है, पालियों में से बीज को अलग करना। अब जो उसके द्वारा बीज जो है, उसकी बाली जो है, उससे क्या करेंगे, बीज को अलग करना। अब ये अलग करने की प्रोसेस अलग अलग है। प्राचीन समय में ये जो काम किया जाता था बैलों के द्वारा, ऊंटों के द्वारा, या फिर किसी प्रकार से वो लकड़ी के जो पट्टे बने उनसे पीट पीट के निकाला जाता था। लेकिन आधुनिक समय में क्या आ गई, मशीनें आ गई, ठीक है ना। मशीनों के द्वारा ये काम किया जाता है। तो मानव श्रम की जो आवश्यकता पहले की तुलना में धीरे धीरे कम हो रही है। मानव क्या है, अपना श्रम कम करते जा रहा है। मशीनीकृत युग के कारण मानव का जो परिश्रम, जो काम जो कम हो गया। आजकल जो दिमाग से काम ज्यादा लेने लग गया, तो हमें भी हार्ड वर्क करते रहना चाहिए, साथ साथ में शरीर जिससे स्वस्थ बना रहेगा। नेक्स्ट है, आगे बात करते हैं अब कृषि की प्रणाली, ठीक है ना। अब जो कृषि की प्रणाली दे रखी है वो किस प्रकार से बांटेगी, उसको देखते हैं। ये दे रखा कृषि की प्रणाली में क्या है, पहले नंबर पे है निर्वाह कृषि, ठीक है, निर्वाह कृषि। दूसरे नंबर पे है गहन कृषि, ठीक है। तीसरे नंबर पे बांटा है वो क्या है, वाणिज्यिक कृषि। और चौथे नंबर पे रोपण कृषि, ठीक है। कृषि की प्रणाली कौन कौन सी होगी, निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक कृषि और रोपण कृषि। इनको अपन एक एक करके देखेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, कृषि की हो गई प्रणाली, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, अब आता है, पहले देखिए कौन सी, निर्वाह कृषि। अब निर्वाह कृषि में देखते हैं प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, यानी प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि जो है वो किस प्रकार की होती है। एक परिभाषा देखते हैं अपन, ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें किसान अपने परिवार का पोषण करने के लिए उत्पादन करता है। क्या देखेगा, प्राथमिक जीविका यानी पहली जीविका, खुद की जीविका चलाने के लिए जो कृषि की जाती है उसे कहते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। देखो, ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें किसान अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए उत्पादन करता है। इसमें परंपरागत उपकरणों का तथा तरीकों का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन समय से जो उपकरण है, परंपरागत जो तरीके हैं, उनको ही उपयोग किया जाता है। दो हो जाएगी आपकी प्राथमिक निर्वाह कृषि। अब इसकी जो है अलग अलग प्रकार से दिए गए। पहला देखो, इसमें कहता है कृत्रिम दहन प्रणाली या फिर स्थानांतरित कृषि। अब इसको देखते हैं क्या होती है। किसान जंगल की भूमि के टुकड़े को साफ करके अर्थात पेड़ काटकर जलाते हैं, ठीक है, परिवार की जीविका निर्वाह के लिए, ठीक है, परिवार की जीविका निर्वाह के लिए खेती करते हैं और उस जमीन की उर्वरता को कम होने के बाद और जमीन के टुकड़े को साफ करके खेती करते हैं। यानी क्या देखा है, आगे देखो, कर्तन एवं दहन कृषि, ठीक है। कर्तन यानी काटना, ठीक है, और दहन मतलब जलाना। क्या हो गया, फिर स्थानांतरित कृषि मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान। अब देखो, ये जो बड़ा सा जंगल था पहले घना, इसको क्या किया, पेड़ पौधे जो उनको पहले काटा, ठीक है, यहाँ पर क्या की कटाई कर दी, फिर उसको जला दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर कृषि की। कृषि करने के बाद 1-2 साल बाद कृषि करने के बाद ये जो भूमि है अनुपजाऊ होगी, ठीक है ना। क्या इसकी उर्वरता शक्ति क्या होगी, उर्वरता शक्ति कैसे होगी, कम होगी। तब इस स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पे चले गए। तो उसके बाद ये जो जमीन छोड़ दी
तो ये कृषि क्या कहलाई? स्थानांतरित कृषि। ठीक है, इसको झूमिंग कृषि भी बोलते हैं। तो ये अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम भी है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो है गहन निर्वाह कृषि। ठीक है, गहन निर्वाह कृषि। अब गहन निर्वाह कृषि में क्या है? इस पद्धति में अधिक उत्पादन के उद्देश्य से अधिक पूंजी निवेश करना। ठीक है, अब देखो गहन निर्वाह कृषि, नाम से ही पता चला गहन मतलब गहरी, और ज्यादा गहन मतलब क्या देख सकते हो, इस पद्धति में अधिक उत्पादन के उद्देश्य से अधिक पूंजी निवेश करना, यानी पैसे जो है वो क्या करेंगे? ज्यादा पूंजी जो है अधिक निवेश करना। आधुनिक उपकरणों, कीटनाशकों, उर्वरकों आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी गहन निर्वाह कृषि में क्या है? सबसे पहले क्या देखना है इसमें? उत्पादन के उद्देश्य से। इसमें सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? प्रारंभिक में क्या था? जीवन यापन करना, और यहाँ पे उत्पादन बढ़ाना। जिससे क्या होगा? तो इसके लिए पूंजी भी ज्यादा चाहिए और आधुनिक उपकरण भी होना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं गहन निर्वाह कृषि जो है बड़ी सी जो दिख रही है आपको, है ना, इसके द्वारा कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है। तो बड़े स्तर पे किया जा रहा है ना, बहुत सारा। आप देखो यहां से लगा करके यहां तक एक साथ कीटनाशकों को छिड़काव किया जा रहा है। अदरवाइज आप एक व्यक्ति चलता है यहां से तो बहुत टाइम लगता है। और ये जो खेत जो है वो कैसे है? बड़े खेत है ना, बड़े फार्म हाउस टाइप के, जिसके द्वारा अधिक कृषि की जा रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट है वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, अब वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत अपन देखेंगे वाणिज्यिक कृषि। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार करना। ठीक है, वाणिज्यिक स्तर पे जो कृषि है उच्च पैदावार करना होगी। दूसरा है कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए देखो आप, उदाहरण के लिए हरियाणा, पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में यह एक आजीविका की फसल है। अब क्या देखा? कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर जो है विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। अब मान लो ये जो हरियाणा उदाहरण के लिए दे रखे आपके, एक तो हरियाणा, दूसरा पंजाब। अब हरियाणा और पंजाब में विशेष करके चावल की खेती की जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है? वाणिज्यिक कृषि के लिए, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जो चावल उत्पादन होंगे उससे लाभ होगा। तो और दूसरा जहां पर जैसे उड़ीसा में जो चावल बोए जाते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों की अपनी खुद की, किसानों की आजीविका चलाना, जीविका चलाना। ठीक है, तो इनके द्वारा बेची नहीं जाती क्योंकि उसकी फसल इतनी होती है। और दूसरे राज्य की जो मिट्टी है, ठीक है, मृदा, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब उड़ीसा और राज्य और दूसरा हरियाणा और पंजाब राज्य की दोनों की भौगोलिक स्थिति जो है वो अलग अलग होने के कारण राजस्थान और पंजाब और हरियाणा भी नदियों का क्षेत्र है। ठीक है, और मैदानी क्षेत्र होने के कारण चावल की मिट्टी जो उपजाऊ है वो अधिक मात्रा में होता है। और उड़ीसा में ऐसी परिस्थिति नहीं होने के कारण वो जो की मात्रा जो कम होती है। ठीक है, तो ये आपके हो गया वाणिज्यिक कृषि किस प्रकार से की जाती है। नेक्स्ट देखो रोपण कृषि। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रोपण कृषि। अब रोपण कृषि के अंतर्गत देखो एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है जिसमें विस्तृत क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। एकल यानी बड़े क्षेत्र में, ठीक है, बड़े क्षेत्र में एक ही फसल, ठीक है ना, एक ही फसल बोई जाएगी। ठीक है, जिसमें अत्यधिक पूंजी निवेश व श्रम का प्रयोग होता है। भारत में जैसे चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि मुख्य रोपण फसल है। ठीक है, इसमें देखो एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है जिसमें विस्तृत क्षेत्र में एकल फसल, अब एक ही फसल बो जाएगी। ऐसा नहीं कि जहां आपने चाय लगाई है उसी के साथ आप कॉफी भी बो रहे हो, ठीक है, चावल भी लग रहे, ऐसा नहीं होगा। एक ही विस्तृत क्षेत्र में एक ही फसल। और रोपण मतलब उसको रोप के जो किया जाएगा रोपण फसल। अब इसमें आपने देखा है क्या है? श्रम का प्रयोग अधिक होगा और पूंजी निवेश भी अधिक होगी। इसमें रबड़ की खेती होगी, गन्ना है, केला है इत्यादि मुख्य रोपण फसल है। अभी आप देख रहे हैं ये जो चाय की खेती है, ठीक है, चाय के बागानों में किस प्रकार से एक पत्तियां तोड़ के ये ले रही है वो है। और ये आप देख रहे हैं रोपण कृषि के अंदर, ठीक है, जो है धान वगैरह है उनकी रुपाई हो रही है महिलाओं के द्वारा। और इसमें अधिक मात्रा में श्रम की आवश्यकता होती है, बहुत
एक एक पत्ती जो उनको छांट छांट के लेना पड़ता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ सस्ता श्रम ज्यादा और लोगों को मिलता है रोजगार यहाँ पे, ठीक है। सस्ता श्रम होना चाहिए, अधिक मात्रा में चाहिए और अधिक लोग चाहिए यहाँ पे, ये मशीनों के द्वारा काम नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अब ऋतुओं के आधार पर जो है कृषि को किस प्रकार से बांटा है, ठीक है। कृषि ऋतु है, कौन कौन सी ऋतु जो है भारत में कृषि के, भारत में 3 शस्य ऋतु है जो इस प्रकार है, ठीक है। नंबर 1 पे कौन सी है, रबी। 2 नंबर पे कौन सी है, खरीफ। 3 नंबर पे जायद। रबी, खरीफ और जायद, 3 प्रकार से भारत में कृषि को ऋतुओं के आधार पर बांटा गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, अब कौन सी ऋतु में कौन कौन सी फसल होती है और क्या उसका समय दे रखा है, उसको अपन देखते हैं एक डायग्राम के माध्यम से। अब देखो यहां पर फसल का नाम हो गया, ठीक है, फसल का नाम। अब रबी की जो फसल है ये कब बोई जाती है, अब बोने का समय क्या है, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य, ठीक है। ये अक्टूबर से लगा करके दिसंबर के मध्य में इसको क्या कहता है, बोया जाता है। और उसके काटने का जो समय है वो कब है, अप्रैल से जून के मध्य इसको काटा जाता है। ये आपको डायग्राम विशेष करके याद रखना है, इसमें 2-3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, वो आपको विशेष करके ध्यान रखना, कौन सी फसल कब हो रही है और किस ऋतु में कौन सी फसल हो रही है, इसको ध्यान देना है आपको। तो नेक्स्ट जो है मुख्य फसलें। अब रबी की फसल कौन कौन सी है, मुख्य फसलें इसमें देखोगे जो है, मटर है, चना है और सरसों इत्यादि जो है मुख्य रूप से रबी की फसलें हैं। दूसरे नंबर पे आती है, ठीक है, दूसरे नंबर कौन सी, खरीफ की फसल। अब जैसे क्या लास्ट देखो इसमें, जैसे जून में इसकी क्या होगी, जून के मध्य होगी, अप्रैल से जून, अब जून से स्टार्ट हो जाएगी, जून से जुलाई में क्या की जाती है, बुआई की जाती है और सितंबर से अक्टूबर में क्या इसकी कटाई की जाती है। इस समय कौन कौन सी फसलें होती है, मुख्य फसलें, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन, ये मुख्य रूप से किसकी फसल है, खरीफ की फसल है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है, ठीक है, इस प्रकार प्रश्न आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी फसल किस में आती है। या अगर प्रश्न आ सकता है कि किन्हीं, प्रश्न क्या आ सकता है, प्रश्न का जो पैटर्न है वो किसी प्रकार का भी हो सकता है, ठीक है। 4 1 मिनट थोड़ा सा, चार खरीफ की फसलों के नाम बताइए, ठीक है, या फिर रबी की। तो इस प्रकार से आपको याद रहना चाहिए कौन कौन सी फसल खरीफ की है, रबी की, इस प्रकार की फसल के बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरे नंबर पे जायद की फसल। अब इसका जो बोने का समय कब है, रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच का जो समय है उसमें बोई जाती है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो अंतराल आएगा उसके अंदर जो ये फसल बोई जाती है। इसमें कौन सी आ जाएगी, तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां और चारे की फसल जो है वो किसमें आ जाएगी, खरीफ की फसल के अंतर्गत आ जाएगी। तो ये आपको एक प्रकार से ध्यान रखना है कौन सी फसल किस ऋतु में बोई जा रही है और कब कौन सी फसल हो रही है, इसको विशेष करके आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि की मुख्य फसलें, ठीक है। क्या टॉपिक है, कृषि की मुख्य फसलें। अब कृषि की जो मुख्य फसलें हैं वो कौन कौन सी है, प्रमुख खाद्य फसलें, ठीक है। प्रमुख खाद्य फसलें कौन सी है, जिसमें गेहूं है, चावल है, मक्का है, दलहन और तिलहन, ये प्रमुख खाद्य फसलें हैं, ठीक है। और दूसरी नकदी फसलें हैं, जिससे क्या मिलते हैं, नकद में पैसे मिलते हैं, ठीक है, नकदी, जिसमें क्या मिलेगी अपन को, रुपए पैसे जो मिलते हैं जिनको देने से, जैसे चाय, ठीक है। चाय को सीधा नहीं खा सकते, क्यों नहीं, एक व्यक्ति ने चाय अपने लगा दी खेत के लिए और उसको सीधा यूज ले रहा, नहीं ले सकता। इसमें ले सकता, गेहूं है तो वो सीधे ले लेगा, चावल है, मक्का है, ये विस्तृत रूप में बड़े क्षेत्र में बोई जाती है, ठीक है। जैसे कॉफी है, रबर है, जूट है और कपास है, इस प्रकार की जो फसलें ये आ जाएगी आपकी नकदी, यानी आपको नकद में पैसे मिल जाएंगे तुरंत बेचने से, तो ये हो गया आपके कपास वगैरह। और फिर तीसरे नंबर पे आती है बागवानी फसलें, इसमें फल है, फूल है और सब्जियां, ये सारी किस्में आ जाएगी बागवानी में, जो बाग लगे जाते उनके द्वारा ये फसलें बोई जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है भारत में मुख्य फसलें। अब भारत की बात की जाए तो भारत की जलवायु स्थिति और भारत के
वातावरण के अनुसार कौन कौन सी भारत की जो मुख्य फसलें हैं वो देखते हैं। तो भारत की मुख्य फसलों की बात की जाए तो भारत में मुख्य रूप से चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, जैसे दालों में सारी दालें आ जाएगी वो, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि फसलें जो है वो मुख्य रूप से उगाई जाती है भारत देश के अंतर्गत। ठीक है, अब बात करेंगे सबसे पहले चावल की। अब चावल फसल को अपन देखते हैं किस प्रकार से। तो चावल की बात करें, चावल जो है, चावल भारत के अधिकांश लोगों की मुख्य फसल है। भारत में जो अधिकांश लोग जो है सर्वाधिक मात्रा में भारत में जो खाया जाता है, ठीक है, वो कौन सा है? चावल ही है। हमारा देश दुनिया में चीन के बाद चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यानी विश्व में सर्वाधिक जो चावल उत्पादन होते हैं वो कहां होते हैं? चीन में। ठीक है, प्रथम स्थान पे कौन सा है? चीन। ठीक है, और दूसरा स्थान किसका है? भारत देश का। चीन के बाद जो है भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन होते चावल। अब जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो चीन भी सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और दूसरा है भारत है। तो इनके खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए अधिक मात्रा में फसल बोनी भी पड़ेगी। ठीक है, इस वजह से देखेंगे तो चावल और की खेती जो है चीन और भारत में ज्यादा की जाती है। ठीक है, अब आप देखेंगे किस प्रकार से ये जो चावल, ठीक है, इसकी रोपाई हो रही है। ठीक है ना, किस प्रकार इसको रोप रहे हैं। ये जो महिला है जो एक साथ में सारी धान की जो ले रखी है, इसको एक एक पानी के अंदर पूरा जल भरा रहता है, जल के अंदर एक एक करके इस प्रकार के रोप। बहुत ही कठिन काम होता है ये। आपको लगता होगा ये सरल काम है, बहुत कठिन काम है कृषि का कार्य। नेक्स्ट है, अब इसकी जलवायु की बात करें। चावल के लिए क्या कौन सा जलवायु रहता है, किस प्रकार का जलवायु उचित रहता है? तो देखेंगे जलवायु, धान एक उष्णकटिबंधीय फसल है। ठीक है, और गीले मानसून में अच्छी तरह से बढ़ता है। इसके लिए मानसून कैसा चाहिए? गीला, यानी बारिश का मौसम जो है उस प्रकार से नमी वाला मानसून चाहिए। अब इसमें टेम्परेचर की बात की जाए, तापमान जो है 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और भारी आर्द्रता अपेक्षित है। ठीक है ना, आर्द्रता का मतलब क्या होगा? जलवायु में नमी की मात्रा क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। वो अधिक मात्रा में होनी चाहिए। ठीक है ना, और टेम्परेचर जो है इसका 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहना चाहिए। वर्षा जो है चावल के लिए तो वर्षा कितनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर से ऊपर। इससे गर्मियों में भारी वर्षा और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। अब गर्मियों के अंदर जो है भारी वर्षा वाला क्षेत्र, तो जिस जगह पे वर्षा कम होती है उसमें क्या करनी पड़ेगी? अपने को सिंचाई की आवश्यकता रहेगी। उसमें ऐसे भी आ सकता है, चावल की फसल को समझाते हुए उसकी जलवायु या भौगोलिक स्थिति को बताइए। तो अपने को ये सारे जो पॉइंट है एक एक लिखने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें खेती के जो क्षेत्र है, अब विशेष करके चावल जो है भारत के कौन कौन से क्षेत्र में बोए जाते हैं वो देखो। उत्तर में, उत्तर और उत्तर पूर्वी के मैदान। ठीक है, भारत के जो उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान उस क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र और डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई की मदद से पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में चावल की खेती की जाती है। ठीक है, तो बात करें चावल के बारे में जो दे रखा है वो कौन कौन से क्षेत्र में बोई जाती है। ठीक है, अब जो भारत नजर आ रहा है इसमें क्या है? आपको उत्तर और पूर्वी भारत के मैदान। अब जैसे यहां पर आप देखेंगे तो ये ऊपर का हिस्सा जो है, ठीक है ना, इस प्रकार का जो हिस्सा है ऊपर वाला, इसमें तो क्या है? हिमालय क्षेत्र है। इसके नीचे जो ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है ये सारा किस्सा है मैदानी भाग है। ठीक है, गंगा है, यहाँ पर यमुना है, इस प्रकार की नदियों के द्वारा मिट्टी रहेगी, उसके द्वारा यहाँ पर विस्तृत मैदान का निर्माण हुआ। यहाँ से सिंधु नदी जो है, ठीक है ना, तो सिंधु नदी के द्वारा यहाँ भी मैदान का निर्माण किया। यहाँ पंजाब जो अपना पड़ता है, पंच नदियों का आप क्षेत्र है ना, सिंधु, सतलुज, ब्याज, रावी, ठीक है, नदियों के द्वारा मैदान का निर्माण किया गया है। यहाँ पे क्या होता है? उत्तर और उत्तरी पूर्वी राज्य, तो ये पूर्वी राज्य होगी। इस क्षेत्र में विस्तृत रूप से चावल की खेती की जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है हरियाणा पर तटीय डेल्टा क्षेत्र। ठीक है, ये तट वाला क्षेत्र जो यहाँ क्या करती नदी अपना पानी जो है यहाँ पूरा आपको पता है सागर ही है। ठीक है, ये जो क्षेत्र दे रखा है आपके, ये कैसा क्षेत्र है? पूरा जलीय भाग है। ठीक है, तो यहाँ पर नदियां जो है, नदियां अपना जल जो है समुद्र मिलन से पहले डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, तो डेल्टा क्षेत्र में यहाँ पर भी चावल की खेती अधिक मात्रा में की जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट दे रखा है आपके उत्तर प्रदेश से हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी उत्तर प्रदेश है, थोड़ा सा क्षेत्र आपने राजस्थान का ले लो, और पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो है विशेष रूप से चावल की खेती की जाती है। ठीक है, अब मैप के द्वारा भी अपन देखेंगे किस प्रकार से चावल की खेती किस जगह पे की जा रही है। ठीक है, अब देखो
राजस्थान वाला कुछ क्षेत्र हो गया, नदियों के द्वारा ये जो उत्तर प्रदेश का ये वाला विस्तृत जो क्षेत्र दे रखा है, ये सब दे रखा है इंडिया राइस। अब देखो इसमें विशेष रूप से कौन कौन देखा, ये जो क्षेत्र दे रखा है मेजर, ठीक है, और ये माइनर एरिया। मेजर जो गहरा मैप जो नजर आ रहा है आपको मेजर में आ जाएगा, जैसे आपको ये दिख रहा है, ये सारा जो क्षेत्र है मेजर क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर जो है चावल की खेती विस्तृत रूप से की जा रही है, ये दिख रहा है, ये सारा जो क्षेत्र है, ठीक है, ये पूरे राज्यों के अंदर का जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये मेजर क्षेत्र के अंतर्गत। यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में चावल की खेती की जा रही है। और डेल्टाई क्षेत्र भी देख लो, ये डेल्टाई क्षेत्र होगा, कुछ राजस्थान के यहाँ पर इसे देखेंगे, यहाँ पे की जाती है। दूसरा जो माइनर क्षेत्र है ना, माइनर क्षेत्र के अंदर तो कम, बाकी वाले जो छोटे छोटे दिख रहा है जो आपको मैप नजर आ रहा है, इसमें चावल की जो खेती की जाती है, ठीक है। और ये किस प्रकार से कटाई करते हैं, ठीक है, तो ये आपको इस प्रकार रहेगा, है ना। अब देखते हैं गेहूं। चावल के बाद दूसरी फसल जो मुख्य फसल थी वो गेहूं थी, ठीक है। गेहूं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, ठीक है। चावल के बाद दूसरे स्थान पे कौन सी, गेहूं है। अब इसके लिए यह उत्तर में और देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से खाद्यान्न फसल है। देश का जो उत्तरी भाग है, ठीक है, यह उत्तर और देश के उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य फसल क्या है, चावल है। जैसे गेहूं है, और दक्षिणी भाग में क्या था, चावल था। अब इसके लिए मृदा कैसी चाहिए, जलोढ़ मृदा और काली मृदा। गेहूं के लिए कैसी मृदा चाहिए, जलोढ़ मृदा, ठीक है, और दूसरी काली मृदा। इसके लिए तापमान जो चाहिए, वृद्धि के समय ठंडा मौसम तथा कटाई के समय तेज धूप। जब फसल बोते हैं या धीरे धीरे फसल बढ़ रही है, उसके लिए क्या चाहिए, ठंडा मौसम चाहिए, और कटाई के लिए तेज धूप होनी चाहिए। ये फसल चावल के लिए, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये चावल ही गेहूं है, ठीक है ना, गेहूं की फसल, ठीक है। विस्तृत पहाड़ नजर आ रहे हो इधर, ये मैदानी क्षेत्र जो है, यहाँ पर गेहूं की जो फसल बोई की, ये बालियां नजर आ रही है, गेहूं लगे हुए है ना। ये दूसरा है, इसके लिए वर्षा कितनी चाहिए, 50 सेंटीमीटर से लेकर के 75 सेंटीमीटर वर्षा जो है यहाँ पे चाहिए। वर्षा कितनी चाहिए, 50 सेल्सियस डिग्री से 75 सेंटीमीटर, ठीक है ना। वर्षा कितनी चाहिए, 50 से 75 सेमी, ठीक है, सेंटीमीटर वर्षा जो चाहिए इसके लिए। खेती के लिए क्षेत्र, दक्कन के उत्तर पश्चिम और काली मिट्टी के क्षेत्र में गंगा सतलुज का मैदान, ठीक है। अब इसके क्षेत्र की बात करें, खेती के लिए जो दक्कन है, दक्कन के उत्तर पश्चिम और काली मृदा के क्षेत्र जो है, गंगा सतलुज का मैदान है वो। और गेहूं उत्पादक राज्य, अब गेहूं जो है किस किस राज्य में उत्पादन होता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ठीक है, ये जो है गेहूं उत्पादन राज्य है। अब नेक्स्ट है, अब ये दे रखा है गेहूं के बारे में किस किस जगह पर मेजर और माइनर क्षेत्र, ठीक है, ये मेजर और ये माइनर। अब ये जो इस प्रकार का मैप का जो कलर है वो मेजर में आ जाएंगे। अब विशेष रूप से आप देखोगे ये क्षेत्र नजर आ रहा है, ये जो मैप आपको नजर आ रहा है, ये सारे जो है गेहूं के उत्पादक राज्य हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत गेहूं जो है जब हो जाती है मेजर वाले क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है। और इसमें हो गया पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया ये। और माइनर के अंतर्गत भी आप देखेंगे कुछ भाग ये कुछ इस प्रकार के बिहार का राज्य है, ठीक है, ये राज्य सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो विशेष रूप से कहाँ है, उत्तरी राज्य, ठीक है। तो ये ऊपर वाले जितने भी सारे राज्य यहाँ पर गेहूं की फसल बोई जाती है। अब आता है मोटे अनाज, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है मोटे अनाज। नंबर 1 पे अपन देखा था चावल, 2 नंबर पे गेहूं, और उसके बाद है मोटे अनाज। इसमें क्या है, ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले महत्वपूर्ण मोटे अनाज हैं। महत्वपूर्ण मोटे अनाज में देखेंगे ज्वार, बाजरा और रागी, ठीक है, ये 3 मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। हालांकि इनको अनाज के रूप में जाना जाता है, किंतु इसमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत अधिक होती है, ठीक है। इनमें पोषक तत्वों की मात्रा कैसी रहती है, बहुत अधिक होती है। अब जैसे ज्वार क्षेत्र और उत्पादक के संबंध में तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। 1 नंबर पे कौन सी देखी अपन, चावल, ठीक है, चावल। 2 नंबर पे गेहूं, ठीक है। 3 नंबर पे क्या है, ज्वार,
ठीक है, ये होगी अपने फसल जो है क्रम के अनुसार उत्पादन की। नेक्स्ट जो है बाजरा, ठीक है, इसके लिए मृदा किस चाहिए? बलुई और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है, ठीक है। जैसे विशेष करके देखेंगे बाजरा उत्पादन राज्य जो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य है। यहाँ पे मिट्टी जो है इस प्रकार की है। ये जो आपको नजर आ रहा है ये बाजरा है, ठीक है, बाजरा। ये जो आपको अच्छा सा खेत में खड़े हुए बाजरे दिख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं अपनी अपनी भाषा में, ठीक है। सारे लोग कमेंट करके बताएं कि अपनी भाषा में इसको क्या क्या नाम बताए जाते हैं। इसमें जब बाजरा लग जाता है ना, मतलब पकने से कुछ समय पहले उसको क्या करते हैं, इसको काटने के बाद जो आग जल रही होती है, ठीक है ना, उसके ऊपर भूना जाता है। उसके बाद इसको मसल करके खाया जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट होता है, ठीक है ना। अगर किसी ने खाया है वो भी कमेंट करे, जिन्होंने नहीं खाया है वो भी एक बार जरूर बताए। बहुत ही स्वादिष्ट होता है बाजरा, है ना। नेक्स्ट है रागी, है ना, रागी। इसके लिए देखो मृदा का प्रकार, जैसे रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली, बलुई, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाई जाती है, ठीक है। इसके लिए कैसी मृदा चाहिए रागी के लिए? ये जो आपको दिख रही है ये क्या है? रागी, ठीक है। अब इसके रागी के उत्पादक राज्य, रागी के उत्पादक राज्य, रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य है कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश जो है रागी के उत्पादक राज्य हैं। ये रागी का सारा सा खेत भरा हुआ है, ठीक है। रागी खेत में जो बोई गई वो, और ये जब सफाई होने के साथ, साफ करने के बाद, इनसे बीज निकालने के बाद वो इस प्रकार की नजर आती है रागी। अब बात करेंगे मक्का के बारे में, है ना। अब मक्का जो है, मक्का हाँ, मक्का जो है, मक्का एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। यह एक खरीफ फसल है, ठीक है। मक्का को अपन देखा था, ये खरीफ के अंतर्गत देखा था इस फसल को, ठीक है। इसका उपयोग दो प्रकार से किया जाता है। मक्के की रोटी भी बनाई जाती है, ठीक है, ठीक है ना। और महाराणा प्रताप की जो सेना थी, ठीक है ना, विशेष रूप से उसमें वहां जो मारवाड़ क्षेत्र के लोग थे ना, उदयपुर के आसपास के लोग, वो कहते थे मक्का खाना और मेवाड़ छोड़ के नहीं जाना। मारवाड़ ने, सॉरी, मेवाड़, ठीक है। मेवाड़ क्षेत्र के लोगों का ये उद्घोष भी होता था, मक्का खाना और मेवाड़ छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। तो ये वो फसल है, ठीक है। तापमान देखेंगे इसका 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस जो तापमान इसको उगाई के समय चाहिए, ठीक है ना, उगाई जाती है। और मृदा जो इसके लिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। यानी पुरानी जलोढ़ मृदा, जो जलोढ़ मृदा भी दो प्रकार से, नवीन जलोढ़ मृदा, प्राचीन नवीन जलोढ़ मृदा, ठीक है। तो जो पुरानी है उसके अंतर्गत ये उगाई जाती है। खेती का जो क्षेत्र है, ठीक है, खेती का क्षेत्र, बिहार के कुछ राज्यों में मक्का रबी ऋतु में भी उगाई जाती है, ठीक है। अब अपन देखा मुख्य रूप से ये फसल कौन सी खरीफ की है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में वहां की क्या है, वातावरण के अनुसार, ठीक है, वातावरण के अनुसार इसको रबी की ऋतु में भी उगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके मक्का उत्पादक राज्य, ठीक है। मक्का उत्पादक राज्य में देखेंगे कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अब देखिए आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेशों जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीज, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। अब मक्का नहीं, प्रत्येक फसल जो है आधुनिक, ठीक है ना, आधुनिक प्रौद्योगिकी के निवेश से, ठीक है ना, तो आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके प्रत्येक फसल को उत्पादन जो क्षमता है वो बढ़ाई जा रही है, ठीक है। ये मक्का जो आपको नजर आ रहा है, और सर्दियों में तो विशेष करके मक्के जो है, सॉरी, बारिश के मौसम में जब बारिश हो रही होती है तब मक्का, भुना हुआ मक्का खाने का कितना आनंद आता है।
और वो भी कहाँ, रोड के किनारे खड़े हुए, फिर उसके ऊपर नींबू वगैरह अच्छे से लगाने के बाद खाने का आनंद ही कुछ और होता है। तो ये लम्हा सबने अपने जीवन में एक न दो बार तो कभी मक्का खाया ही होगा, ज्यादा ही खाया होगा बल्कि। अब बात करेंगे दालों की, ठीक है। दालें जो है, भारत विश्व में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ सबसे बड़ा उपभोग भी है, ठीक है। अब भारत में विश्व में सर्वाधिक मात्रा में दालें बोई भी जाती है, लेकिन जनसंख्या अधिक होने के कारण इनका उपभोग भी भारत में सर्वाधिक होता है, ठीक है। शाकाहारी खाद्यान्न में दालें सबसे अधिक प्रोटीन दायक होती है, ठीक है। अब जो शाकाहारी लोग जो हैं उनको प्रोटीन की मात्रा चाहिए, सबसे ज्यादा प्रोटीन इनसे मिलता है, जैसे तुर जिसको अरहर बोलते हैं, उड़द है, मूंग है, मसूर है, मटर है और चना है, भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं, ठीक है। अब दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है, इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें जलवायु से नाइट्रोजन लेकर, ठीक है, जलवायु से नाइट्रोजन लेकर के भूमि की उर्वरता को बनाए रखती है, ठीक है। क्या करती है, उर्वरता को बनाए रखती है। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन, ठीक है, में बोया जाता है, रोटेटिंग, ठीक है। अब जैसे मान लो आपने कोई फसल बोई जिसके द्वारा, जैसे बाजरा बोया या और कुछ अन्य प्रकार की फसल बोई, उसके द्वारा उस मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति जो है वो क्या होगी, कम होगी। उसको वापस बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, मान लो इस साल अपन ने बाजरा बोया, अगले साल अपन ने कोई दलहन फसल लगा ली, तो दलहन फसल क्या करती है, वातावरण से नाइट्रोजन लेकर के अपनी जड़ों के अंदर वो उस नाइट्रोजन को क्या करती है, मृदा में प्रवेश कराती है, जिससे मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वो बढ़ जाती है। फिर दोबारा अगले साल से फिर से बाजरा या फिर अन्य किसी फसल को बोया जा सकता है। इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, आवर्तन या रोटेटिंग फसलों के रूप में देखा जाएगा, ठीक है। दाल उत्पादक राज्य कौन कौन से, भारत में मध्य प्रदेश, ठीक है, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। विशेष रूप से आप देखेंगे ये जो मध्य प्रदेश है, ठीक है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है और कर्नाटक जो ये मुख्य दलहन उत्पादन के राज्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे अपन गन्ना, खाद्यान्नों के अलावा अन्य जो फसलें हैं। अब जो खाद्यान्नों के अलावा अन्य फसलें कौन कौन सी है उनकी बात करें तो इसमें मुख्य रूप से पहली फसल कौन सी थी, गन्ना। ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है, ये गन्ना है। गन्ने के काटने के बाद जो किसान है वो क्या कर रहा है, गन्ने को अपने खेत से काट रहा है, ठीक है। जलवायु इसके लिए कैसी, ये गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। इसके लिए जलवायु कैसी चाहिए, गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए। मृदा का प्रकार, यह विभिन्न प्रकार की मिट्टियों पर अच्छी तरह से उगाया जा सकता है। इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए, तापमान कितना चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस जो है इसको तापमान की आवश्यकता रहती है। वर्षा जो है 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा इसको चाहिए। ये आपको विशेष करके लिखना, आप गन्ना के बारे में पूछना जाए कि भारत की प्रमुख फसलों में गन्ना को समझाइए, या प्रमुख फसलों के नाम लिखते हुए खाद्यान्नों के अलावा जो फसल है गन्ना के बारे में बताइए, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इस प्रकार से फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा कि इसकी जलवायु कैसी है, ठीक है, इसके बाद मृदा का जो प्रकार कौन सा है, तापमान क्या चाहिए, इसके लिए वर्षा कितनी चाहिए, सब आपको लिखनी पड़ेगी। और प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य कौन से, ये उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु। और इसके साथ भी आप क्या कर सकते हैं, मैप को भी ऐड कर सकते हैं ना। इस प्रकार आपको एक मैप बना लेना है और उस पर आपको ये जो राज्य हैं इन सबको क्या करना है, एक एक राज्य को दर्शा देना है, ठीक है। अब दे रखा है, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तो यहाँ आपने लिख दिया गन्ना उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपने महाराष्ट्र लिख दिया, या फिर आपने कर्नाटक राज्य हो गया, फिर तमिलनाडु राज्य हो गया। इस प्रकार आप एक दर्शा देंगे और साथ में तो इसमें आपको नंबर जो है वो एक्स्ट्रा बनने के चांस और बढ़ जाते हैं। मान लो ये 5 नंबर का क्वेश्चन था और आपने पूरे फॉर्मेट में लिखने के बाद उसमें साथ में मैप ऐड कर दिया है, तो यहाँ आपको संभावना पूर्ण रूप से हो जाती है सही आपने लिखा तो 5 में से 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो अपन एग्जाम में किस प्रकार से नंबर ज्यादा लाए उसके लिए आपकी जो फ्रेमिंग है, किस प्रकार आप लिखते हैं, वो साथ में मैप, डायग्राम वगैरह को आपको ऐड करना है, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है।
अब आगे है तिलहन, ठीक है। अब तिलहन में क्या है, भारत तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी और सूरजमुखी भारत के मुख्य तिलहन फसल है। तिलहन मतलब क्या हो गया, जिससे क्या निकलता हो, तेल निकलता हो, ऑयल निकलता है, ठीक है, वो हो जाएगी। दुनिया में मूंगफली का उत्पादन चीन प्रथम स्थान पे है और भारत जो है दूसरे स्थान पे है। और रेसिपी उत्पादन में कनाडा प्रथम स्थान पे और चीन दूसरे स्थान पे और भारत क्या है, तीसरे स्थान पे है। अब ये जो नजर आ रहा है आपको, बड़ा सा खेत जो नजर आ रहा है, ये दलहन का दालों के जो बोई गई है, जो ये दृश्य देख रहा है, कितना मनोरम दृश्य है। कभी कभार आपका भी मन होता होगा किस प्रकार से हम घरों में बैठे हुए हैं या स्कूल जा रहे हैं, तो कभी मौका मिले आपको छुट्टियों में घूमने का, या आपके आसपास इस प्रकार के जो खेत हैं उसमें जाइएगा। यहाँ पर बहुत सारा जीवन को आपको जीने के तरीके और जीवन को सुकून मिलेगा। इस जगह पे आप शांति में जाकर बैठ जाइए, सारे फोन वगैरह छोड़ करके एकदम शांति में बैठ करके आप इस जगह का आनंद भी ले सकते हैं। ऐसी जगह जो भी होगा, और यहाँ पर अपने आसपास के जो कृषक हैं उनसे आप बातचीत कीजिए, उनको सम्मान दीजिए, उनसे कुछ बातें कीजिए, जिसके द्वारा जो आपका जो अनौपचारिक और औपचारिक दो प्रकार के जो नॉलेज होते हैं वो भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं। आगे बात करें चाय, ठीक है ना। भारत में विशेष रूप से देखेंगे तो लगभग चाय जो है हर घर में बनती होगी, है ना, बनती है। सुबह की शुरुआत भी चाय के साथ, ठीक है। ऑफिस की शुरुआत भी लगभग चाय के साथ, दोपहर की गपशप भी चाय के साथ, और शाम के जो 4-5 बजे के आसपास जो है वो भी समय जो है चाय के साथ। चाय की चुस्की से शुरू होकर के चाय की चुस्की पे ही खत्म हो जाता है सारा दिन, ठीक है। चाय के ऊपर विभिन्न प्रकार की चर्चाएं चलती रहती है, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हो, राजनीति की जितनी भी सारी खबरें हैं वो चाय की थड़ी पे ही आपको देखने को मिलेगी। तो चाय के बारे में देखते हैं। दुनिया में चाय उत्पादन में 2020 में चीन प्रथम और भारत दूसरे नंबर पे था। यह डेटा जो है 2020 के अनुसार है। इसकी जलवायु जो चाहिए वो कैसी, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय, यानी गर्म और आर्द्र जलवायु इसके लिए होनी चाहिए। चाय के लिए जलवायु में अच्छी तरह से विकसित होती है, ठीक। मृदा का प्रकार, इसमें गहरी, उपजाऊ, अच्छी तरह से सूखी, जो होमरस और कार्बनिक पदार्थों में समृद्ध हो, ऐसी इसको मृदा चाहिए, ठीक है। और इसके लिए वर्षा कितनी चाहिए, 150 से 300 सेंटीमीटर, ठीक है ना। वार्षिक वर्षा जो इसके लिए चाहिए 150 से लगा करके 300 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। उच्च आर्द्रता और लगातार वर्षा पूरे वर्ष समान रूप से वितरित हो, ठीक है, वितरित हो, इस प्रकार की जो वर्षा इनमें चाहिए। अब प्रमुख राज्य जो है असम, पश्चिम बंगाल, असम और पश्चिम बंगाल के चाय के बागान बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये जो है चाय का बागान है। ये जो फसल जो चाय है पहाड़ों पे बोई जाती है, ठीक है। तो ये जो बागान यहाँ से दे रखा है, इसके ऊपर जो है किस प्रकार से चाय की खेती की जाती है, असम और पश्चिम बंगाल। अगर कभी आपको इन राज्यों में जाने का मौका मिले तो चाय के बागान वगैरह आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य होता है ये, ठीक है ना। प्रकृति की खुशियां जो सारी है इन राज्यों में देखने को मिलेगी। आगे बात करेंगे कॉफी, ठीक है, केवा। अब जो लोग चाय नहीं पीते हैं तो भारत के मनोवार की जो परंपरा है, अगर चाय नहीं तो कॉफी ले लीजिए, ठीक है। कॉफी नहीं तो दूध, कुछ ना कुछ रहता। तो चाय से बच गए हैं उनके लिए कॉफी, है ना। तो देखो कॉफी को कहवा भी कहते हैं, ठीक है। चाय की तरह कॉफी को भी बागानों में उगाया जाता है। ये दोनों बागान फसलें। भारत में सबसे पहले यमन से अरेबिका किस्म की कॉफी को उगाया गया था, ठीक है। सबसे पहले भारत में जो किस्म की कॉफी उगाई वो कौन सी थी, अरेबिका। कहां से लाए थे, यमन से। शुरुआत में कॉफी को बाबा बुदन पहाड़ियों में उगाया गया, ठीक है। बाबा बुदन की पहाड़ियों में सबसे पहले उगाया गया था। ये जो नजर आ रहा है आपको कॉफी का बागान, जो कितना मनोरम दृश्य है ना। देख करके एक बार तो मन जो है, आंखें जो यहाँ की या टिकी रहना ही पसंद करती कि इस मनोरम दृश्य को ही देखते रहे, ठीक है। कॉफी की 3 किस्में होती, कौन सी है, अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका। ये जो कॉफी की 3 प्रकार की किस्में हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे बागानी फसलें। अब बागानी फसलों में देखते हैं, बागानी फसलों के कुछ आंकड़े देखो। सन 2017 में भारत विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन
चीन के बाद दूसरे स्थान पे था, ठीक है। एक प्रथम स्थान पे कौन सा था, चीन जो तो एक नंबर पे था, और दूसरे नंबर पे जो है अपना भारत था। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध दोनों ही प्रकार के फसलों का उत्पादन करता है, ठीक है। शीतोष्ण और, ठीक है, भारत जो उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादन करता है, क्योंकि भारत जो शीतोष्ण और उष्ण दोनों कटिबंध के अंतर्गत आता है। भारत का मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है, ठीक है। अभी जो रबड़ है ना, अखाद्य फसल, जिनको क्या करते हैं अपन, खाते नहीं है, खाद्य फसल जिनको अपन खाते, अखाद्य, जैसे रबड़ है जिनको खाने योग्य तो है नहीं, तो इस फसल को आएंगे अखाद्य फसल। इसमें क्या, रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की प्रमुख फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। विशेष रूप से ये कौन सी फसल है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, यानी भूमध्य रेखा के आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर इस फसल को बोया जाता है। और विशेष रूप से देखेंगे उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी इस फसल को बोया जाता है ना। और रबड़ महत्वपूर्ण कच्चा माल जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है, ठीक है। रबड़ एक कच्चा माल है जो उद्योगों में, प्रत्येक उद्योग में उपयोग में लिया जाता है, ठीक। इसके लिए वर्षा कितनी चाहिए, 200 सेमी से, ठीक है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान चाहिए। आपको याद रखना है रबड़ के लिए जो वर्षा कितनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक, और तापमान या टेम्परेचर कितना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक चाहिए, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। और दूसरा, रबड़ उत्पादक राज्य, रबड़ उत्पादक राज्य जो है इसके प्रमुख या मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय। जो मेघालय में गारो पहाड़ियों में विशेष रूप से रबड़ की खेती की जाती है। अब ये आपको दिख रहे हैं रबड़ का जो वृक्ष है, इसके अंदर क्या करते हैं, इस प्रकार का एक चीरा लगा दिया, यहां से ये रबड़ जो है आपको सफेद सा दूध के जैसा दिख नजर आ रहा है। धीरे धीरे यहाँ पे एक प्रकार से बर्तन को टांग दिया गया, धीरे धीरे दिन भर से इस प्रकार से रबड़ जो आ रहा है इसके अंदर इकट्ठा हो रहा है। फिर इसी को कच्चे माल को लेकर के क्या बनाया जाता है, रबड़ से अन्य प्रकार की जितने भी आपके आसपास नजर घुमाएंगे तो रबड़ से बनी प्रत्येक वस्तु जो आपको नजर आएगी, ठीक है, तो वो इससे बनाई जाती है। नेक्स्ट है कपास, ठीक है। अब जो कपास जो है ये भी अखाद्य फसल है, इसको खा नहीं सकते, कपास को सीधा नहीं खा सकते, ये अखाद्य फसल है। कपास, भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है, ठीक है। अब ये कपास फसल जो है, मूल फसल किसकी है, भारत की। दूसरी फसलें हो सकता है कहीं दूसरे देशों से आई, लेकिन कपास जो है मूल रूप से भारत का ही है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास मुख्य कच्चा माल उत्पादक है, यानी सूती वस्त्र जितने भी बनते हैं वो किससे बनते हैं, कपास के द्वारा ही बनाए जाते हैं, ठीक है। कपास उत्पादक में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पे है। ये जो डाटा जो है वो कब का है, डाटा जो है 2017 के अनुसार जो है, ठीक है। अब मृदा का प्रकार, कपास जो मृदा कैसी है, दक्कन पठार के शुष्क तर भागों में काली मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। कपास के लिए कौन सी मृदा है, काली मृदा, ठीक है। इसको रेगर मृदा भी बोलते हैं, क्या, रेगर मृदा, काली कपासी मृदा, ठीक है, काली कपासी मृदा, इस प्रकार से नाम है। तो कपास के रूप में विशेष रूप से क से कपास और क से काली मृदा, ऐसे भी याद रह जाएगा आपको, ठीक है। क से कपास, क से काली मृदा। अब इसके लिए तापमान जो चाहिए इस फसल को उगाने के लिए, उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, ठीक है, और 210 पाला रहित दिन और खुली धूप की आवश्यकता होती है। अब 210 दिन जो है वो कैसे रहना चाहिए, पाला रहित होना चाहिए और खुली धूप रहनी चाहिए, ठीक है। अगर धूप नहीं रहेगी, पाला अगर पड़ जाएगा तो जो ये फसल के पौधे जो ऊपर जो आपको कपास नजर आ रहा है ये क्या हो जाएगा, नमी के रूप में आने के बाद खराब हो जाएगा। इसके लिए खुली धूप की आवश्यकता है, धूप होनी चाहिए, बादल ज्यादा नहीं होने। इस प्रकार से ये जो फसल है बहुत ही सुंदर नजर आ रही है। सबसे उत्तम क्वालिटी की फसल जो है कपास के द्वारा वो सूती के वस्त्र बनाए जाते। कहा जाता है भारत में प्राचीन समय में इस प्रकार के सूती के वस्त्र बनाए जाते थे कि एक माचिस की जो डिब्बी है ना उसके अंदर
बहुत बड़ा सारा कपड़ा जो उसी के अंदर इकट्ठा कर दिया। तो मैंने कहने का मतलब ये था कि भारत की जो सूती वस्त्र की कला थी, क्या वो उस कपास से जो बनाए जाते थे कपड़े, उसकी क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन उसी कपास को यहाँ से अंग्रेज जो है अपने विदेशों में ले जाते, उसके द्वारा अपने को इस प्रकार के वस्त्र बना करके वापस अपने इंडिया में बेचते हैं, ठीक है ना, भारत में। तो आगे बात करेंगे जूट के बारे में, ठीक है ना। जूट, अब जूट देखो, जूट के लिए अच्छी तरह जल निकासी वाली बाढ़ के मैदानों की उपजाऊ मिट्टी की जरूरत है। जूट के मुख्य उत्पादक हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय। ये जो राज्य हैं, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, असम है, उड़ीसा और मेघालय राज्य जो है जूट के लिए। जूट से क्या करते हैं अपन, तो आपने देखो जूट की बोरियां बनी होती है, ठीक है, थैले बने होते हैं, बोझे बने होते हैं, वो जूट के ही बने होते हैं। जूट के बैग भी आते हैं, ठीक है। अब एक आता है सस्यावर्तन, ठीक है। ये क्या होता है, भूमि की उत्पादक क्षमता बढ़ाने के लिए भूमि के किसी टुकड़े पर फसल बदल बदल कर बोना, उसको क्या कहेंगे, सस्यावर्तन कहेंगे, ठीक है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, सस्यावर्तन, सस्यावर्तन किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा भी आप दे सकते हैं। तो सस्यावर्तन किसे कहते हैं कि भूमि पर क्या करना है, भूमि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए बार बार भूमि के किसी टुकड़े पर फसलों को क्या करना है, बदल बदल कर बोना, ठीक है। अपन ने देखा था ना पहले कि जो दालें हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, उर्वरता शक्ति बढ़ाई जाती है। मान लो पहले कोई एक फसल पे दोबारा फिर दाल बोकर फिर ऐसे, तो ये सस्यावर्धन कहलाता है। ये कहता है चकबंदी, ठीक है, चकबंदी ये क्या है, बिखरी हुई कृषि जोतों अथवा खेतों का एक साथ मिलाकर आर्थिक रूप से लाभप्रद बनाना, उसको क्या कहेंगे, चकबंदी कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हरित क्रांति, ठीक है। अब हरित क्रांति की बात करें, कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग, आधुनिक तकनीकी, अच्छी खाद उर्वरकों का प्रयोग करके कुछ फसलों को विशेष कर गेहूं के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि हरित क्रांति के द्वारा गेहूं है, चावल है, इस प्रकार की फसलें बोई गई थी, उनको ये कहा गया था। तो हरित क्रांति का जनक जो है विश्व में, हरित क्रांति का जनक, ठीक है, विश्व में कौन था और फिर भारत में कौन था, ठीक है, ठीक है। भारत में था एम स्वामीनाथन, ठीक है, स्वामीनाथन। तो ये आपके लिए छोड़ा मैंने, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, इसको आपको बताना है, ठीक है, कमेंट में आपको बताना है विश्व के हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, ठीक है। ये आपके लिए प्रश्न है। और भारत में कौन थे, एम स्वामीनाथन, ठीक है। इसको आपको पता करना है कि भारत में, सॉरी, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। अब देखो हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति की कुछ हानियां किस प्रकार रही है। हरित क्रांति के द्वारा, ये कब की गई थी हरित क्रांति, कब की बात है, 1966 में, ठीक है। हरित क्रांति जब भारत में हुई थी तो उसमें क्या हुआ था, हरित क्रांति की कुछ हानियां भी थी, उनको देखते हैं, ठीक है। हरित क्रांति की कुछ हानियां देखो, अत्यधिक रसायनों के कारण भूमि की निम्नीकरण। अब हरित क्रांति के द्वारा क्या था, फसलों को अधिक से अधिक पैदावार कैसे की जाए, उसके लिए था। तो उसके लिए रासायनिक जो थे उनका उपयोग क्या किया गया, रसायनों का अधिक मात्रा में उपयोग किया गया, जिससे क्या हुआ, भूमि का निम्नीकरण हो गया। सिंचाई की अधिकता से जल स्तर नीचे हो गया। अब उसके लिए सिंचाई अधिक मात्रा में करनी गई, इसलिए जल स्तर जो है धीरे धीरे नीचे गिरता गया। जैव विविधता समाप्त हो गई, ठीक है। जीव जंतुओं में जो विविधता थी वो कीटनाशकों की वजह से धीरे धीरे क्या, जैव विविधता भी कम होने लगी। अमीर और गरीब किसानों के मध्य अंतर बढ़ गया। जिन किसानों ने हरित क्रांति के कारण फसलें विस्तृत रूप से बोई, तो अमीर जो किसान थे, ठीक है, ये इस प्रकार जी की जो कृषि थी वो कौन कर पा रहे थे, अमीर लोग, जिनके पास पूंजी थी वो और पूंजीपति होते गए, ठीक है, उनकी पूंजी और बढ़ती गई, पूंजीपति होते गए। और जो गरीब था, ठीक है, वो और गरीब होता गया। तो ये गरीब और अमीर के बीच में क्या हो गया, अंतर और बढ़ता गया। फिर आता है श्वेत क्रांति, ठीक है, दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए पशुओं की नस्लों को सुधारना और आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके हरित क्रांति के बाद श्वेत क्रांति भी आई, जिसके द्वारा क्या किया है, दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए पशुओं की नस्लों को सुधार करना, ठीक है।
नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। ठीक है, किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व है उसको अपन देखेंगे। भारतीय नहीं, सब जितने भी देश है उन सब में कृषि का विशेष रूप से अर्थव्यवस्था में महत्व रहता है। तो देखो, भारत कृषि प्रधान देश है। ठीक है, भारत जो वो कृषि प्रधान देश है। लगभग 2/3 आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर सीधे निर्भर है। ठीक है, वैसे भारत की लगभग जो है 60% जो जनसंख्या वो किस पर निर्भर है, कृषि पर। ठीक है, और भारत कृषि की अर्थव्यवस्था का मुख्य भाग है। सॉरी, कृषि जो है भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य भाग है। कृषि के द्वारा जो है भारत की अर्थव्यवस्था अपने जो विकास की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, यह सकल घरेलू उत्पादन का 26% है। ठीक है, यानी सकल घरेलू उत्पादन कितना है, 26% है। यह देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है और उद्योगों के लिए कई कच्चे माल का उत्पादन भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय कृषि की विशेषता। ठीक है, अब भारतीय कृषि की क्या विशेषता है, देखो, किसानों के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा होता है और मुख्य रूप से अपने स्वयं के उपभोग के लिए फसलें उगाता है। अब भारत जो इतना बड़ा देश है, जनसंख्या यहाँ की बहुत ज्यादा है, तो भारत की जमीन के कुछ जो छोटे छोटे टुकड़ा जो है, एक छोटा सा टुकड़ा किसके पास होता है, किसानों के पास, और मुख्य रूप से वो उसमें जितनी भी फसल उगाता है वो अपने उपभोग के लिए काम आती है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की कृषि गतिविधियों में पशु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसान मुख्य रूप से मानसून की बारिश पर निर्भर है। अब भारतीय कृषि जो है उसको क्या कहता है, मानसून का जुआ। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार जुए का खेल होता है उसमें व्यक्ति को कोई भरोसा नहीं, कभी भी वो अमीर हो सकता है या फिर गरीब बन सकता है, उसकी कोई निश्चितता नहीं। जुआ भी अनिश्चितताओं का खेल है, वैसे का वैसे भारतीय कृषि जो है वो अनिश्चितताओं से बधी हुई है, क्योंकि इसकी निर्भरता किस पे है, मानसून पे निर्भर है। ठीक है, मानसून का क्या भरोसा, कभी ज्यादा भी हो जाए, ठीक है, या फिर कभी कम। ठीक है, तो बारिश जो है वो कभी क्या होती है, कम हो जाती है, कभी ज्यादा, या फिर मानसून क्या होता है, कभी देरी से आ जाता है, ठीक है, कभी जल्दी आ जाता है। तो इनके मानसून के आने का समय और जाने का समय जो है वो निश्चित नहीं है। और दूसरा क्या है, मानसून के कारण निर्भर होने के बावजूद कभी तो अतिवृष्टि हो जाती है, बहुत ज्यादा मात्रा वर्षा होती है, कभी कभी बिल्कुल ना के बराबर बारिश होती है। तो भारत, वैसे भी भारत की स्थिति देखी जाए, विश्व में सर्वाधिक जो बारिश है वो कहाँ होती है, चेरापूंजी मेघालय। ठीक है, और विश्व में सबसे कम जनसंख्या देखेंगे सम राजस्थान का जो क्षेत्र है जैसलमेर में, वहां सबसे कम बारिश होती है। तो कम और अधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी विश्व में भारत में ही है। तो मानसून पे कृषि निर्भर होने के कारण अब आप किसान की स्थिति को देख के आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो किसान है अपने चिंताग्रस्त अवस्था में बैठा है। ये सारी जो इसकी फसलें हैं, देखो किस प्रकार से किसान की चिंता को यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये जो किसान है उदास होकर के अपने खेत में बैठा है, और उसकी आप देख सकते हैं तस्वीर में भी नजर आ रही है, उदासी इसके रग रग में छाई हुई है, क्योंकि ये अपना जीवन यापन करने के लिए पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर होने के बावजूद, इतनी मेहनत लगन करने के बाद भी कृषि से उनको कुछ नहीं मिलता है। ये इनके जीवन का सच्चा कड़वा सच है। ठीक है ना, और इस प्रकार से क्या करना चाहिए, भारतीय कृषि के लिए सरकार के द्वारा विशेष रूप से योजनाएं चलाई जाए, और भी किसान हित के लिए जितनी योजनाएं हो उनको और अच्छे से अच्छे रूप से लागू किया जाए। और जैसे जो आम किसान है, जो भारत की आत्मा जो का निवास करती गाँव में, और गाँव की आत्मा को बचाने के लिए सरकार को पुरजोर कदम उठाने चाहिए, जिसके द्वारा प्रत्येक किसान जो है भारतीय अपने सीना चौड़ा करके गर्व से अपना जीवन यापन कर सके। ऐसी हम सबकी सरकार से और प्रत्येक व्यक्ति से निवेदन रहेगा, आप लोग भी किसानों के हित की बात करते रहे हर प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें भारतीय कृषि पर भूमंडलीय के प्रभाव। ठीक है, भूमंडलीकरण के भारतीय कृषि पर किस प्रकार प्रभाव है उसकी बात करेंगे। भारतीय किसानों को इन उत्पादनों के लिए अस्थिर कीमतों के लिए मजबूर होना पड़ता है। भूमंडलीकरण के कारण क्या होता है, जिससे साल दर साल इस बड़े पैमाने पर उतार चढ़ाव आता है। तो कभी फसलों की जो दर है वो कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, इस प्रकार से उनको निर्भर होना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, घरेलू स्तर पर कृषि उत्पादों की कीमतों में व्यापार का उदारीकरण प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि अन्य देशों में किन नीतियों का पालन कर रहा है। अब अपने भूमंडलीकरण किया तो किसी देश की फसल जो दूसरे देश पे बेचने पर
किस प्रकार की सरकार की नीति है, उदारीकरण की नीति है, या उस सरकार का किस प्रकार का वहां की नीतियां बनी हुई उसका भी प्रभाव पड़ता है। प्रमुख कृषि वस्तुओं के लिए निर्यात को उदार बनाया जाए। जो प्रमुख कृषि की वस्तुएं हैं उनको निर्यात करने के लिए एक होता है आयात, एक होता है निर्यात। ठीक है, निर्यात यानी एक देश से दूसरे देश में भेजना। ठीक है, दूसरे देश के लिए जो फसल बेची जाती है या फिर फसल या कोई भी वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है वो क्या कहलाएगा, निर्यात। और दूसरे देश से किसी चीज को खरीदना क्या कह रहा है, आयात। तो निर्यात की जो भी कृषि की वस्तुएं हैं उनके लिए नियम कानून कायदे वो कैसे होने चाहिए, उदार होने चाहिए, किसान हित के अनुसार होने चाहिए। फसलों की उपज देने वाली किस्मों के शुरुआत के साथ बड़ा परिवर्तन हुआ। ठीक है, जो फसलों की उपज देने वाली जो किस्में थी उनमें शुरुआत में क्या हुआ, बड़ा परिवर्तन हुआ। इस नवाचार से क्या हुआ, बुनियादी ढांचे में निवेश, क्रेडिट विपणन और प्रसंस्करण सुविधाओं के विस्तार के साथ आधुनिक आदानों के उपयोग से उल्लेखित वृद्धि हुई। अब इस प्रकार का क्या किया, फसलों की उपज देने वाली किस्मों की शुरुआत में क्या किया, बड़ा परिवर्तन हुआ, जिसके कारण एक देश से दूसरे देश में फसलों को बेचने के कारण जो है उनको सुविधा मिलने के कारण क्या हुआ, आधुनिक आदानों से क्या हुआ, उल्लेखित वृद्धि हुई है। इस प्रकार से भूमंडलीकरण का प्रभाव जो है वो भारतीय कृषि पर नजर आया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, भारत में घटते खाद्यान्न उत्पादन के लिए उत्तरदायी कारण कौन से है। सबसे पहला कारण है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के कारण उपजाऊ क्षमता में कमी हो रही है। ठीक है, अधिक मात्रा में कृषि में जो अपने रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जिसके कारण क्या हो रहा है, रासायनिक उर्वरकों के कारण जो उसकी उर्वरता जो क्षमता है, ठीक है, उपजाऊ की जो क्षमता है वो क्या हुई, कमी होती जा रही है। असक्षमता तथा अनुचित जल प्रबंधन ने जल क्रांता और लवणता की समस्या को उत्पादन किया है। जो जल प्रबंधन की है समस्या, ठीक है, उसमें क्या, या तो अत्यधिक मात्रा में कृषि की जा रही, जल को सिंचाई दी जा रही, या फिर कम। इस कारण क्या होगा, भूमि जो है वो लवणीय होगी। ऊपर ही ऊपर आप एक कृषि पे या मृदा पे क्या करेंगे, जल की कृषि खेती करेंगे, जल से सिंचाई देंगे, उसके कारण वो जल में जो एक प्रकार से जो लवण की मात्रा होती है धीरे धीरे उसकी परत बन जाएगी मृदा पे, जिससे जो है वो मृदा अनुपजाऊ हो जाएगी। ठीक है, अत्यधिक भू जल दोहन के कारण भूजल स्तर गिर गया, इससे कृषि लागत में वृद्धि आई। अत्यधिक मात्रा में सिंचाई करने से जो भूमिगत जो जल की क्या है, भूजल है वो धीरे धीरे नीचे चला जाता है। आज से 10 साल पहले आप देखेंगे तो भूजल स्तर था वो बहुत ऊपर था, अब धीरे धीरे नीचे जा रहा है। ये जल के कारण जो है भूजल नीचे स्तर जाने क्या हुआ, कृषि की लागत में क्या हो गया, वृद्धि हो गई। ठीक है, अपर्याप्त भंडार क्षमता, जिससे क्या होगा, बाजार का अभाव हो गया। अब किसान के पास जो है फसल रखने के लिए क्या है, उसके पास क्या नहीं है, भंडार गृह नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करता है, इसकी मजबूरी क्या है, मार्केट में फसल को बेचना। ठीक है, फसल को क्या करता है, कम भाव पर बेच देता है। ठीक है, जिससे उसको क्या हो गया, नुकसान हो गया। इसलिए ये भी क्या है, भारत में घटते खाद्यान्न उत्पादन की उत्तरदायी कारण है। अब खाद्यान्न उत्पादन क्यों घट रहा है, तो इसलिए किसान क्या करता है, फसल बोगे नहीं, जब उसको फायदा नहीं हो रहा, मान लो उसकी जो लागत है, ठीक है, लागत 10 रुपए आ गई है, ठीक, अब वो मार्केट में बेचेगा तो मार्केट की वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम उसको 20 रुपए तो मिले केजी पे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, इसने जो 10 रुपए में वही है, वही फसल वापस उसको 8 रुपए मार्केट में मिला, 2 रुपए का उसको नुकसान हो रहा है। इससे अच्छा वो फसल किसान जो है कृषि का कार्य छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में लग जाएगा। तो ये भी क्या है, भारत में घटते खाद्यान्न के लिए उत्तरदायी कारण है। ठीक है, भारत में किसानों के सामने चुनौतियां, ठीक है, मानसून की अनिश्चितता। ठीक है, सबसे पहली चुनौती कौन सी है, मानसून की चुनौती। दूसरी है गरीबी और ऋण का दुष्चक्र। ठीक है, ये गरीबी के ऋण के दुष्चक्र में फंसता जा रहा है। तो किसान क्या करता है, अपने कृषि के क्षेत्र में जो है खेती करने के लिए क्या करता है, एक तो पहले से वो गरीब है, दूसरा वो ऋण लेता है, ऋण के उस दुष्चक्र में फंसते फंसते वो अपनी कृषि जितनी उपज होती है उसको वो ऋण चुकाने के बाद भी उसके पास कुछ नहीं बचता है। ये जो है काम सबसे प्रमुख चुनौतियों में से एक है। शहरों की ओर पलायन। अब इस वजह से क्या करते हैं किसान जो हैं वो शहरों की ओर जाते हैं, वहां क्या करते हैं, रोजगार करके करके अपना जीवन यापन करते हैं, जीवन यापन। ठीक है, इसके मुख्य रूप से अपन देखिए, इसका एक उदाहरण देखते हैं, शहरों की ओर पलायन। ठीक है, इसमें आप मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा एक लिखा गया है
प्रेमचंद जी, ठीक है, ठीक है। प्रेमचंद जी द्वारा इस भारतीय किसानों को लेकर के दो चीजें लिखी गई है। एक लिखी गई है गोदान, ठीक है, गोदान उपन्यास। आपको जीवन में मौका मिले तो ये उपन्यास जरूर पढ़े, जिसमें भारतीय किसानों की मार्मिक तृष्णाओं का वर्णन किया गया। दूसरा एक कहानी लिखी है प्रेमचंद जी ने, पूस की रात, ठीक है, पूस की रात। इस कहानी को एक बार जरूर पढ़े। इसमें क्या होता है, शहरों की ओर पलायन। एक हल्कू नाम का किसान होता है, ठीक है, उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। उसके बावजूद वो किस प्रकार किसान जो है अपना जीवन यापन करता है, और वो आखिर में उसका फसल का जो खेत भरा हुआ है जंगली पशुओं के द्वारा, ठीक है, नष्ट कर लिया जाता है। उसके बाद जब वो सुबह उठता है सुकून भरी, जब उसकी पत्नी उसके पास आती है तो उससे वो क्या कहता है, आज के बाद मुझे इस ठंड में तो नहीं सोना पड़ेगा। यही उस जो पाठ था, कहानी थी, उसका मार्मिक जो बिंदु था वो यही था, कल मुझे इस ठंड में तो मुझे बनना नहीं। उसके बाद वो क्या करता है, रोजगार नए शहरों में चला जाता है। तो शहरों की ओर पलायन क्या है, कृषि की समस्या का कारण जो है भारत के सामने चुनौती है, ठीक है। सरकारी सुविधाओं तक पहुंचने में कठिनाई और बिचौलिए। अब सरकार की जो सुविधा है उन तक पहुंचने के लिए क्या है, कठिनाई होती है, इसलिए बिचौलिए जितने भी हैं तो सरकारी सुविधाओं का लाभ जो है वो ले जाते हैं, किसानों को उनकी जो लाभ नहीं मिल पाता है। अंतरराष्ट्रीय उपयोगिता, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय क्या है, प्रतियोगिता के कारण भी भारत में किसानों के सामने ये चुनौतियां जो दिख रही है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में कृषि सुधारों के उपाय, ठीक है। भारत में कृषि सुधार के कौन कौन से उपाय है। भारत में कृषिगत सुधारों के जो उपाय दे रखे उसमें अच्छी सिंचाई व्यवस्था। सबसे पहले क्या होना चाहिए, सिंचाई की जो व्यवस्था है वो अच्छी होनी चाहिए। जैविक खाद, आधुनिक कृषि यंत्रों आदि का प्रयोग करना चाहिए। खाद कौन सी होनी चाहिए, जैविक, ना कि रासायनिक, ठीक है, जैविक खाद होनी चाहिए। किसानों की प्रत्यक्ष सहायता, बैंक खाते में सहायता रकम का सीधा पहुंचाना। अभी वर्तमान जो सरकार है, ठीक है, वर्तमान सरकार द्वारा सबसे ज्यादा जो काम किया गया वो क्या किया गया, बैंक जो है उसका सीधा जो लाभ है किसानों के खाते में मिल गया, ठीक है। सरकारी सहायता, सस्ते ऋण, बिजली पानी की सुलभता, ठीक है, बिजली है और पानी है वो अच्छे से उनको प्राप्त हो जाए, बिजली की जो दरें हैं वो कम हो, पानी आसानी से किसानों को मिल जाए, ठीक है। बाजारों तक सुगमता, अब किसान का जो फसल है उसको बेचने के लिए उसको बाजार में ले जाए, उसके लिए सुगमता होनी चाहिए। बाढ़, सूखे, चक्रवात, आग, कीट आदि से बचाव के लिए फसल बीमा, तो फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही है, उसका भी लाभ किसानों को मिल रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ग्रामीण बैंक किसान कार्ड, ठीक है, ये सारे जो योजना है ये क्या करती है, कृषि के सुधार के लिए बनाई गई है, ठीक है। और कृषि संबंधी शिक्षा, ठीक है, मौसम संबंधी जानकारी देना। अब कृषि के विकास के लिए कृषि संबंधी शिक्षा देना है, किस प्रकार कृषि कौन सी फसल लगाए, किस मृदा में कौन सी फसल कब क्या करे उसकी जानकारी, और मौसम संबंधी जानकारी भी देना। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कृषि सेमिनारों का आयोजन और आम किसान की पहुंच उन तक होना, ठीक है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कृषि के सेमिनार करवाया जाए, उसमें आम जो किसान है उसकी भी पहुंच हो सके। कृषि विद्यालय, विश्वविद्यालय और अनुसंधान केंद्रों की स्थापना करना, ठीक है, ये भी सरकार का मुख्य रूप से काम रहेगा। ऐसा काम करने से कृषि में सुधार के उपाय हो जाएंगे, ठीक है। सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार, अब सरकार ने क्या क्या सुधार किया उसके बारे में देखते हैं। फसलों की बीमा सुविधा दी है, ठीक है, किसानों के लिए। सहकारी बैंकों का विकास कर किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराना, ये सरकार का काम है, ठीक है। फसलों के समर्थन मूल्य का उचित निर्धारण कर प्रोत्साहित करना, ठीक है, न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है वो भी उनको दिया जाए। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, मान लो किसी फसल की मार्केट में जो रेट है, ठीक है, वो 10 रुपए चल रही है, उस फसल को किसान ने बोया, ठीक है, उसकी किसान की लागत उस पर 15 रुपए आई है, तो सरकार क्या करेगी, वो किसानों से सीधा जो धान है या फिर जो फसल है उसको खरीदेगी। तो उसको पता है किसान की लागत 15 रुपए, तो कम से कम मिनिमम 20 या 25 रुपए देकर के वो सरकार उसको खरीद लेगी, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिल जाएगा, ठीक है। अब मौसम संबंधी सूचनाओं का समय समय पर प्रसारित करना। अब सोशल मीडिया के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, जितने भी जो कृषि के क्षेत्र में सरकार के जो प्रचार के प्रसार के साधन है उनके द्वारा मौसम संबंधी सूचना देना। कृषि संबंधी नवीनतम तकनीकी औजारों, उर्वरकों और आदि से संबंधित कार्यक्रम रेडियो तथा दूरदर्शन पर प्रसारित करना, ठीक है। इस प्रकार से ये
किसान सरकार द्वारा किसानों के हित में की जाने की संस्थागत सुधार है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा भारतीय कृषि के बारे में, आज जाना। तो नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे कि अगला जो चैप्टर है उसके बारे में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर।